खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। देश के 12 राज्यों में ऐसे पूरा होगा SIR 2.0। आज रात 12 बजे से शुरू होगा काम। स्ट्रीट डॉग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, देश की छवि खराब हुई। बंगाल तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया। देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। CJI BR गवई ने नाम की सिफारिश। पंजाब में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक, मानकों पर खरा ना उतरने पर सिडस्को ने लगाया बैन। डिजिटल अरेस्ट मामले की जांच CBI को सौंपने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से डिजिटल अरेस्ट मामले का डेटा मांगा। देश में 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव, गुजरात अमरेली में 2 घंटे में 6 इंच बारिश। साइक्लोन मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। बिहार के बाद अब देश के 12 अन्य राज्यों में SIR की तैयारी है। चुनाव आयोग ने आज शेड्यूल जारी कर 12 राज्यों की लिस्ट जारी की है। CEC ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के लिए BLO हर घर जाएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को SIR के दूसरे फेज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण का कार्यक्रम तय कर लिया गया है और इस प्रक्रिया के तहत देश भर में करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम, पते, विवरण का सत्यापन किया जाएगा और इस चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। शेड्यूल प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। ठग गया। जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का SIR का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जाएंगे। निर्वाचन कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हुए हैं, क्योंकि SIR से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं
अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उस मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें मिले हुए हैं मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ। ये जो पूरा अभियान है इनका, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पैदा करने का अभियान है, ठीक करने का अभियान नहीं है। 80 लाख वोट बिहार में काट चुके हैं, यूपी में भी 1 करोड़ वोट काट देंगे और टारगेट करके विपक्ष के वोट काटे जाएंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूं। तो इसलिए SIR एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो बीजेपी के कहने पे चुनाव आयुक्त चला रहे हैं और वही काम उत्तर प्रदेश में करते जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग तो कह रहे हैं बिहार में सक्सेसफुल रहा SIR का पूरा फ्रॉड रहा है। मैंने अभी बताया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80 लाख वोट काटे हैं उन्होंने, 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं, 1 लाख वोट काका नाम से हैं। तो ये फ्रॉड है पूरी तरह से। SIR 12 राज्यों में होगा, इलेक्शन कमीशन है। अरे भैया, SIR बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, सारे कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी SIR कीजिए, FIR कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं, अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। घुसपैठिए, नकली व मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विष जैसा है, जो भारत के मतदाताओं के नेतृत्व चयन के मौलिक अधिकार का हनन है। देश के चुनाव को विदेशी कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं? भारत के अंदर चुनाव के मत का अधिकार सिर्फ भारतवासियों को है, पर दुर्भाग्य है कि भ्रष्ट युवराज व युवरानियों की टोली घुसपैठिए में नकली वोटों की रक्षा हेतु यात्राएं निकाल रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर संवैधानिक है। घुसपैठियों को मतदाता बनाना देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता व आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी प्रदेशवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी ने छठ मैया के व्रत को रखने वाले बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों के संयम और तप वाली महान परंपरा का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा हमें जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताती है। और आज रोहतक वैश्य शिक्षण संस्थान के वार्षिक और दीक्षांत समारोह में हरियाणा राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष का वैश्य शिक्षण संस्थान में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित कर वार्षिक और दीक्षांत समारोह की अनुमति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। और रोहतक वैश्य शिक्षण संस्थान देश की वैश्य समाज की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान है। इसकी आधारशिला वर्ष 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी से पूर्व रखी थी। आज इस शिक्षण संस्थान के स्कूल से लेकर अनेक डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश भर के हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। Such a big and great education society, members of the teaching staff, my dear students, for a very intimate, cordial friendship and relationship. और हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने अम्बाला में छठ पूजा के अवसर पर मिथिलांचल समाज की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए अपने स्वैच्छिक कोष से पक्का छठ तालाब बनाने की घोषणा की।
मंत्री अनिल विज आज देर शाम टांगरी बांध के निकट चंद्ररूप नगर में मिथिलांचल नवयुवक सेवा समिति द्वारा आयोजित छठ पर्व कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और खबरों के बीच इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे, देवप्रयाग में भीषण हादसा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त 250 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप गिरी है। 250 मीटर, 3 युवकों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 250 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप गिरी है। 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक पिकअप 250 मीटर गहरी खाई में गिरी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दो 250 मीटर गहरी खाई में पिकअप गिरी है। 3 युवकों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों के शव को बाहर निकाला है। और कुशीनगर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। गंडक नहर पर 2 बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायल युवक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भेजा गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ढोलहा चौराहे का मामला। हादसे में 2 लोगों की मौत और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दो लोगों की मौत और एक की हालत नाजुक है। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने सोमवार शाम रोहतक के दिल्ली रोड भालौट ब्रांच पर बने छठ पूजा घाट पर पहुंचकर पूर्वांचल समुदाय को साधने का प्रयास किया। उन्होंने केवल छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, बल्कि अपने मंत्री कोष से पूर्वांचल छठ पूजा घाट समिति को 11 लाख की राशि देने की घोषणा की। छठ घाट पर मौजूद बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री शर्मा ने उनसे बिहार में एनडीए के पक्ष में स्वयं वोट डालने और अपने रिश्तेदारों से भी वोट डलवाने का आह्वान किया। छठ मैया का ये पर्व मना रहा है।
पूरे जोश के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, उल्लास के साथ आज रोहतक में भी हमेशा की भांति छठ मैया के पूर्वांचल के, उत्तरांचल के सभी हमारे जो भी छठ माता में विश्वास करता है। और खैरागढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई के डोंबिवली और कल्याण क्षेत्र में सक्रिय 50 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये कार्रवाई इंस्टाग्राम पर चिकनकारी साड़ी शॉपिंग साइट के जरिए खैरागढ़ की छात्रा वसुधा सिन्हा से 64,100 की ठगी के मामले की जांच शुरू हुई थी। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 लैपटॉप, 14 एंड्रॉयड फ़ोन, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए हैं। खैरागढ़ पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है और उसके लिए मैं एसपी श्रीलक्ष्य शर्मा और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे खैरागढ़ जिले में एक अपराध क्रमांक 476/25 रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में खैरागढ़ पुलिस ने एक पूरी गैंग को एक्सपोज किया है, जो मुंबई के डोंबिवली में एक फ्लैट में रहकर एक साइबर लैब चला रहे थे, जिससे वो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह के तमाम धंधे कर रहे थे। उस टीम को इन्होंने एक्सपोज किया है। और खबर है जिला खैरागढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन, जहां एक और ड्राइवरों का 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर लोगों को आवागमन के साधन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के जिला अध्यक्ष भागीराम साहू का पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक भी हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाइश की गई। प्रदर्शन के दौरान किसी भी वाहन को ना रोकें और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें। नमस्कार, मैं अमर चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव चौरा अमलीडी चौक खैरागढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का जो धरना प्रदर्शन जारी है अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर। और आइए हमारे बीच जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन मांगों को लेकर के वे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम भागीराम साहू, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारा धरना प्रदर्शन इस प्रकार से हो रहा है कि हम लोग विज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, डीएसपी और मुख्यमंत्री तक को हम लोग विज्ञापन दे चुके हैं, पैदल मार्च करके भी दे चुके हैं। और हमारी जो मांगे हैं शासन प्रशासन से कि छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी किया जाए और ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, ड्राइवर वेयरपूल का गठन किया जाए और एक्सीडेंटल पर ड्राइवर को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और एक्सीडेंटल पे अगर मान लिया कोई ड्राइवर भाई का अपना हाथ पर अगर कुछ चोट लग रहा है तो उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, ड्राइवर वेयरपूल का भी गठन किया जाए और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस घोषित भी किया जाए करके हम लोग का मांग है। और शासन प्रशासन से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को बिल्कुल ध्यान दें और हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा करें। जय सारथी, जय भारती, जय सारथी, जय भारती। अभी जैसे आपकी जो बैठक है एसपी साहब से हुई है, तो एसपी साहब के द्वारा क्या निष्कर्ष निकले? एसपी साहब के द्वारा ये समझाया गया है कि गाड़ी को आप ना रोकेंगे और ना किसी गाड़ी को समझाने के लिए भी मत रोकिए। आप अपने धरना प्रदर्शन पे शांतिपूर्वक से बैठ के आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं करके हमको आश्वासन दिया। तो ये है छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ के जो धरना प्रदर्शन है और आगे शासन प्रशासन या संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या फैसला आता है, ये अपने आप में एक विषय है। और ऐसे ही नए नए खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अमर चौधरी, कैमरा पर्सन एम राज वर्मा के साथ, खैरागढ़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि ये पर्व केवल पूर्वांचल और पूर्वोत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री ने छठ पूजा को भारतीय संस्कृति की गहराई से जुड़ा पर्व बताया और सभी नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। खबर सीहोर से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में भावांतर योजना किसानों के लिए चालू की है, वहीं किसान रो रहे हैं। सीहोर मंडी में आज सोयाबीन का लगभग 4100 रेट देखा गया, जबकि सरकार ने 4500 के आसपास बिकने वाले सोयाबीन को एक्स क्वालिटी में लेने के लिए बोला। और जिस किसान का सोयाबीन 4500 के आसपास बिकेगा, वही किसान भावांतर योजना का लाभ ले सकेगा। भावांतर में सरकार ने 723 प्रति कुंतल किसको देने का बोला था, लेकिन सीहोर मंडी में किसानों का कहना है कि जब सोयाबीन सेट लोग 4500 खरीदेंगे ही नहीं तो किसको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कोई जानकारी नहीं हो रही सर, कैसे मिलेगा भावांतर, किस ग्रेड वाले को मिलेगा, अभी तो सब गुमराह कर रहा है। भावांतर इससे तो व्यापारियों को फायदा है, तो किसानों की आज तक की जरूरत है पैसे की। आज मुझे खाद ले जाना, मेरी बोनी 3 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद मुझे पैसा देगा व्यापारी। ये एक नियम मोहन जी मुख्यमंत्री ने जो लगाया है, बाकी उनका जो बाद में डाल देते हो, ये पैसा तो नकद देना था किसान को। आज व्यापारी को इससे फायदा होगा, मेरे तो किसान नुकसान है ना, मैं जो नहीं करता। और रतलाम जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर कंजर गिरोहों की संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही और इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में थाना जावरा शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बनाते 2 शातिर बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसपी सर ने टीम गठित करी थी, जो हमारे जावरा सब डिवीज़न और आलोट सब डिवीज़न के इसमें कर्मचारी शामिल थे अधिक। तो इसी की इसमें तारतम्य में इन्होंने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो 2 अपने जावरा सिटी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान राजू कंजर और चंद्रपाल इनको पकड़ा, फिर इनसे पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान इन्होंने इस क्षेत्र की 13 वारदातों को करना कबूल किया। और दलित पेशाब कांड को लेकर भिंड जिले में माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। सोमवार को दोनों समुदाय के नेता भिंड पहुंचे, जहां स्वर्ण समाज के नेता एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मिश्रा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले में स्वर्ण समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है। और घेराव के दौरान एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ बगैर जांच के ना तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और ना ही जेल भेजा जाना चाहिए। पहले प्रशासन को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जल्दबाजी किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उन्होंने दबोह दलित हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस को पहले सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। मेन मुद्दा ये है कि इस तरह के जो SC/ST एक्ट के तहत अवैधानिक अनैतिक पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर रहा है सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ, उसके तहत हम ये आया कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी को ना तो जेल भेजें और ना सीधे अरेस्ट करें। आप पहले जांच पड़ताल करें, तब FIR करें। अगर FIR कर भी लेते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी को जेल भेजें। ये जो गत दिनों सुरपुरा में एक ज्ञान सिंह जाटव नाम के लड़के के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार हुआ था, उस बात को लेके, साथ ही कल जो दबोह में घटना हुई है उस बात को लेके, और साथ ही सवर्ण समाज के लोगों के साथ जिस तरह का जो अशोभनीय बातचीत हुई है उस चीज़ को लेकर डॉक्टर एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय इस्लाम सेना, करणी सेना और अन्य जितने भी सवर्ण समाज के लोग उनके द्वारा एक। और जबलपुर संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ संस्कारों की लहर हर त्यौहार में देखी जाती है और इसी लहर में छठ पूजा भी जबलपुर में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जहाँ
देखा गया कि मां नर्मदा, ग्वारी घाट तट पर, कंचनपुर तट पर और विभिन्न तटों पर छठ मैया का ध्यान कर स्वच्छ तन मन से छठ पूजा का संकल्प नहाय खाए पर ही लेने का विधान है। इस दिन छठ मैया और आदित्य देव दीनानाथ के लिए छठ गीत गाकर उनका आह्वान किया गया। कंचनपुर तालाब में संदीप राठौर मित्र मंडल एवं कंचन सेवा समिति के तत्वाधान में हम विगत 10 वर्षों से ये हमारा ये छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। जो कि हमारे वार्ड में जो निवासी हैं वो यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। लगभग इस बार 200 से ऊपर बेदियाँ बनी हैं और हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारी समिति को जागृत कर लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चन करते हैं। पूजा के विषय आज शाम घाट पहले नहा का होता है, घाट का होता है, फिर खरना होता है, दूध वाला खीर बनता है, रोटी बनता है, प्रसाद में शाम को चढ़ाते हैं। उस दिन भी निर्जल व्रत करती है, फिर आज निर्जल करती है, शाम को उगते हुए सूरज करते थे, कल सुबह वो उगते हुए सूरज करते थे, तब फिर उपवास तोड़ते थे। आज जबलपुर संस्कारधारी में डायरेक्टर चेयरमैन सम्मानित बड़े भाई राजू जी ऐतिहासिक हमारे बीच में आज इस पावन छठ महापर्व जिस प्रकार से पूरे दुनिया में आज हमारे जबलपुर संस्कारधारी में मैं अभी ग्वारीघाट से भी लौट के आ रहा हूँ और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंधेरे में आस्था, उजाले में उपेक्षा, हजारीबाग का विडंबनापूर्ण छठ दृश्य। ये दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना नहीं है, हजारीबाग की हकीकत है। झील किनारे छठ घाट पर अंधेरे में डूबी आस्थाएं दिख रही हैं। व्रती महिलाएं पूजा संपन्न कर थके कदमों से अपने घर की ओर लौटी। चारों ओर सन्नाटा और घुप अंधेरा है, ना बिजली का खंभा, ना सुरक्षा की झलक, सिर्फ मोबाइल की टिमटिमाती रोशनी में व्रती दौरा संभाले घर लौट रही हैं। यही है प्रकाश पर्व की सरकारी व्यवस्था। उधर इसी झील के ठीक सामने प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश का आवास दूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। अंधेरे में पूजा करती हुई महिलाएं नजर आई। छठ पर्व पर घाट के सामने न्यायाधीश का घर जगमगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो व्यवस्था है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि छठ महापर्व पर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई। और देवघर बीते 22 सितंबर को मधुपुर स्थित HDFC बैंक में करोड़ों की हुई थी डकैती ने बंदूक के बल पर बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर आभूषण सहित नगद लगभग 5 करोड़ की डकैती कर फरार हो गए थे। इस मामले को SP सौरभ ने बहुत गंभीरता से लेते हुए 4 DSP के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की हैं। सभी टीमें अलग अलग दिशाओं में छापेमारी अभियान चलाया और इसी कड़ी में गोवा, फरीदाबाद, बिहार और यूपी पुलिस की मदद से 11 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी अपराधी बिहार के वैशाली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। ये सभी देवघर में विभिन्न स्थानों पर बिना अपना पहचान बताए किराएदार के रूप में रहकर रैकी किया और फिर उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। मधुपुर थाना अंतर्गत HDFC बैंक में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक डकैती की घटना कारित की गई। उस घटना के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग 4 छापामारी दलों का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुपुर, सदर, सारठ और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में गठन किया गया है। उक्त छापामारी दलों के द्वारा विभिन्न स्थानों झारखंड, यूपी, हरियाणा, गोवा और अन्य स्थानों से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लाया गया है। इस पूरी घटना में अभी तक कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और ब्रिटिश काल में पशु चर्बी वाले कारतूसों के विरोध और गौरक्षा आंदोलन की लहर के बाद 1905 में स्थापित हजारीबाग गौशाला जुलजुल सीतागढ़ा इस वर्ष अपनी 120 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
30 अक्टूबर 2025 को भव्य गोपाष्टमी मेला आयोजित करने जा रही है। गौशाला प्रबंधन ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। जानकारी के अनुसार ये गौशाला उस गौरक्षा आंदोलन का परिणाम है जिसकी शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हुई और 1885 में कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी की स्थापना के साथ ही पूर्वी भारत में धार्मिक चेतना जागी और इसी कड़ी में हजारीबाग गौशाला की स्थापना हुई। और हमीरपुर से खबर, खेत के पास मिला महिला का अधजला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका। मृतका का चेहरा, शरीर के अंग बुरी तरह जले हैं। सूचना पर मौदहा कोतवाली पुलिस पहुंची है, डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। तो अधजला महिला का शव मिला है। सूचना पर मौदहा कोतवाली पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौदहा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खेत के पास मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। मृतका का चेहरा, शरीर के अंग बुरी तरह जले हैं। और लखनऊ से खबर है, जॉगर्स पार्क में बनेगा लखनऊ का पहला ग्लो गार्डन। एलडीए के उपाध्यक्ष ने पार्क का निरीक्षण कर दिए निर्देश। 10 करोड़ रुपए की लागत से संवरेगा पार्क। 5 वाटर बॉडी में लगाए जाएंगे नए फाउंटेन। 800 मीटर लंबे जॉगिंग ट्रैक को सुंदरीकरण किया जाएगा। ओपन जिम, योगा हट, किड्स प्ले एरिया भी बनाए जाएंगे। $10 करोड़ की लागत से पार्क को संवारा जाएगा। 800 मीटर लंबे जॉगिंग ट्रैक का भी सुंदरीकरण होगा। और सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शांतिपूर्ण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई। 41 लोगों को, माफ कीजिए 41 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। चोरी हत्या का प्रयास, महिला अपराध मामले में कार्रवाई। एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, गोवध जैसे मामलों में कार्रवाई। विभिन्न थानों के सक्रिय अपराधियों पर प्रशासनिक डंडा चला है। जिला बदर की मंजूरी अदालत से मिली। जनपद में कानून का राज सर्वोपरि, ये बात पुलिस के द्वारा कही गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर है, सेल्समैन से लूट कर भाग रहे 3 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस पीआरवी ने काकाठेर मोड़ पर घेराबंदी कर दबोचा है। कार से की जा रही थी फरारी। बैरियर बचाने में कार डिवाइडर से टकराई है। आरोपियों के पास से 15,000 रुपए बरामद हुए हैं। स्विफ्ट कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे और 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्ति अमित यादव, किट्टू
उर्फ भानु, जतिन पुत्र हरिओम और सन्नाटा, इनके द्वारा मुरादाबाद के थाना मुडा पांडे में लूट की घटना कारित की गई है और ये भागकर अमरोहा की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही गजरौला थाना क्षेत्र की पीआरवी द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्तियों द्वारा पीआरवी को आगे से टक्कर मार दी गई और ये जंगल की ओर फरार हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक छठ पर्व के अवसर पर लखनऊ स्थित गोमती नदी के घाट पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ पर्व की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर भारतीय संस्कृति की आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में सभी छठ पूजा स्थलों पर बड़े धूमधाम से मनाया गया पर्व 36 घंटे निर्जला व्रत के साथ दूसरा दिन सोमवार की शाम को ढोल और मजीरों के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर दुर्लभ शिववास योग में विधि विधान के साथ खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत सूर्य भग ज्ञान और छठ माई की विशेष आराधना और कृपा के लिए शुरू किया। और भोर से व्रत रखने वाली महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखा और संध्यांचल काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया की पूजा अर्चना की। और दरोगा खेड़ा, रानीपुर रोड, सरोजनी नगर, सैनिक स्कूल छठ स्थल पर पूजा अर्चना की गई। धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर के छठी मैया का व्रत जो होता है लगभग 24 से 36 घंटे का होता है, जो निर्जला भी होता है। इसको लेकर के महिलाएं बड़े हर्ष उल्लास से मनाती हैं। यह व्रत पूर्वांचल से शुरू होकर के आज लखनऊ में भारी संख्या में ये मनाया जाता है। भारी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये सरोजनी नगर का सैनिक ग्राउंड है, जहाँ पर छठी पर्व का बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो व्रत रखी थी, इनसे पूछते हैं कि क्या महत्व है इस व्रत का और क्या कैसे मनाया जाता है। क्या महत्व है इस व्रत का और कैसे मनाया जाता है? ये व्रत के लिए अपने बच्चों के श्रद्धालुओं के लिए व्रत किया जाता है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए व्रत उठाते हैं। जिस बच्चों के माँ के पास बच्चे नहीं है उस बच्चे के लिए व्रत उठाए जाते हैं। ये हमारे बिहार से चालू हुआ है छठ पूजा व्रत। ये 3 दिन का व्रत होता है हमारे यहाँ पे। हमारे साथ और भी महिलाएं इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है और किस तरह से व्रत को मनाया जाता है? छठ व्रत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से होता है। छठ मैया में बहुत भक्ति और बहुत पूरा करती है, हर चीज हर मनोकामना पूरा करती है। जिस तरह से महिलाएं हर्ष उल्लास से छठी व्रत को कर रही हैं, हमारे साथ कुछ और महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से इस व्रत का महत्व है और क्या है? ये बड़ा 4 दिन चलता है। इसमें ठेकुआ फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो समाजी तौर पे एकता को दर्शाता है। ये पर्व उत्साह का प्रतीक है। आप लोग यहाँ पे आई हैं, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, सुबह भी इसकी पूजा होगी तो कैसे? ये रात को सूर्य को अर्घ देकर इसका शाम को किया जाता है, सुबह को सूर्य और छठी मैया को समर्पित किया जाता है। हमारे साथ महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि अभी शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और अब सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके साथ ये व्रत संपूर्ण होगा। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के दौरे के दौरान कई अहम बातें कहीं, घोषणा की। उन्होंने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम करने की घोषणा की। ये स्थान संत कबीर की विरासत से जुड़ा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रस्ताव मंगाकर नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में लगता था, अब धार्मिक स्थलों के विकास में लगता है। उन्होंने भारत को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि मातृभूमि और पितृभूमि बताया। फतेहपुर जिले के तुराब अली का पुरवा मोहल्ला निवासी हरिओम की रायबरेली में 1 अक्टूबर को पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दुखद घटना के बाद हरिओम की 13वीं में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि सरकार दलित विरोधी और दलितों को खत्म करने का काम कर रही है और 13वीं कार्यक्रम में अजय राय ने हरिओम के चित्र पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतक के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की और सांत्वना दी। आज 13वीं थी 13 दशक आज वो हमारे नीचे सनातन धर्म में 13वीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करके उस दिन अपने सगे संबंधियों को लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो आज हम लोग आए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया हरिओम को। और जहाँ भी दलितों के साथ और इनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए हरिओम वाल्मीकि के साथ कोई घटना नहीं हुई। हरिओम वाल्मीकि के साथ घटना घटती है रायबरेली में, उसके बाद अभी कानपुर के अंदर लखनऊ में एक दलित को पेशाब चटवाया आरएसएस के लोगों ने। और आस्था और लोक आराधना का महापर्व छठ बलिया नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में पूरे उल्लास के साथ मनाया गया जा रहा है। समृद्धि और पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के इस 4 दिवसीय पर्व के मुख्य दिन सोमवार की शाम को व्रत रखने वाली महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और शाम होते ही बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं अपने परिवार और गाजे बाजे के साथ नदियों और तालाबों के छठ घाटों पर पहुंची और छठ मैया की पूजा की। छठ माता में ये कहना चाहती है, छठ पूजा अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने घर की खुशहाली के लिए किया जाता है। इसका यही है कि क्या नाम है, कितने लोग का मतलब 3 दिन का व्रत होता है और कितने लोग नहाए खाए होता है, तो और हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, सड़क दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के लिए कानपुर पुलिस को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन CPR का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रणोदय संस्था द्वारा आयोजित इस पहल में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने जीवन बचाने की इस महत्वपूर्ण तकनीक को सीखा। अक्सर देखा जाता है कि हार्ट अटैक, डूबने और करंट लगने जैसी गंभीर स्थिति में लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। इन गोल्डन आवर में अगर CPR मिल जाए तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। इसी उद्देश्य से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम में DCP हेडक्वार्टर मोहम्मद कासिम आबिदी ने स्वयं हिस्सा लिया और इस पहल की सराहना की। देखिए, आज यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया गया है जिसका मूल उद्देश्य ये है कि किस तरीके से CPR दिया जाए और इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या हमारा रिस्पांस रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो इमरजेंसी सर्विस है और कभी भी किसी भी समय हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और सही तरीका क्या होना चाहिए CPR देने का। इस संबंध में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की हुई है जिसमें थाने और पुलिस ऑफिस के जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं इनको यहाँ पर बुलाया गया है, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जालौन में उरई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जहां यात्री और स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। लापरवाही किसी भी वक्त एक बड़ा हादसे में तब्दील हो सकती है। उरई रेलवे स्टेशन से आ रही खबरों के मुताबिक स्टेशन पर ओवरब्रिज की सुविधा होने के बावजूद भी यात्री रेल की पटरी से गुजरकर प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लापरवाही न केवल उनकी जान के लिए खतरे में डाल रही बल्कि रेलवे संचालन के लिए भी बाधा उत्पन्न कर रही है। समस्या आती है, कुछ ट्रेन देखते भी नहीं और निकल जाते हैं और उसमें दुर्घटना हो जाती है। ये तो फेल बुधवा के लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं पटरियों से जल्दबाजी में, तो पुल से निकल जाइए ऊपर से तो शस्त्र में निकल जाइए। आप जल्दबाजी में ट्रेन जैसे चलती है तो दौड़ लगा के पकड़ लेते हैं, लेकिन ट्रेन जब आ जाए रुक जाए तो धीरे धीरे चढ़ जाए ऊपर।
सीढ़ियों में क्यों नहीं जाते, नीचे पटरी से क्यों जाते लोग? वो जल्दबाजी के चक्कर में जाते हैं कि ट्रेन छूट ना जाए मेरी। नुकसान तो काफी होता हैगा, लोग बाग जल्दबाजी के चक्कर में नीचे पैर चला जाता है, ट्रेन आ जाती है, दुर्घटना काफी होती है। लेकिन लापरवाही लोग बाग ज्यादा बरतने लगते हैं, इसलिए उनकी थोड़ा दुर्घटना होती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर पुल को लेकर जिस तरीके से लोगों की शिकायतें हो रही थी कि जनता जो है पटरी पार करके यहाँ से निकल के दूसरी ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जान जोखिम में डाले हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सुधरने का लोग यहाँ नाम नहीं ले रहे हैं। ओवर ब्रिज जब बना है और दो ब्रिज बने, यहाँ पर राठौड़ ब्रिज बना है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी रहती है लोगों की कि यहाँ से पटरी पार करके जान जोखिम में डालकर, क्योंकि तमाम देश के अंदर ऐसे हादसे रेलवे के हुए हैं जिनको वो लोग सबक नहीं लेते। इसको लेकर शिकायत भी की गई है, कई बार मीडिया पर इसके समाचार प्रकाशित किया गया था और बताया गया था कि इस तरीके से जान जोखिम में डालें, लेकिन न तो गार्जियन सुधरने का नाम लेते हो, न ही रेलवे प्रशासन सुधरने का नाम लेता है, क्योंकि दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और जान जोखिम में लगातार डाल रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें वाकई भुगतना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं उरई रेलवे स्टेशन की जाए। हालांकि रेलवे पुलिस ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ढीला मरोड़ कर उस बात को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो रेलवे ब्रिज की बात जो यहाँ की जनता कर रही है कि रेलवे ब्रिज रेलवे परिसर के अंदर है और यहाँ से निकलने में उनको खतरा रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि लोग बात जल्दी को शॉर्ट रास्ते को देख के रेलवे पटरियां पार कर लेते हैं। ये भी अब देखना ये होगा कि इस तरीके से निकलने वाले लोगों पर कमान कब कसी जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। और खबर गाजीपुर से, जहां जिला जेल में भी महापर्व छठ मनाया गया। गाजीपुर जिला जेल में बंद 6 महिलाओं ने छठ का व्रत रखा। जेल में बंद 32 महिला बंदियों में 6 महिला बंदी सूर्य उपासना का व्रत छठ रखा और व्रती महिला बंदियों ने परंपरागत तरीके से छठ का व्रत रखा। ऐसे में जेल प्रशासन ने जेल में व्रती महिलाओं के पूजन के लिए अलग से व्यवस्था की। रह रही हैं विभिन्न मामलों में जिला कारागार गाजीपुर में बंद। महिला बंदियों को जो छठ में सामग्री आवश्यक होती है, इसमें गन्ना, नारियल, फल, फूल सारा सामान मंगाया गया है और एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर दिया गया है, जिसमें खड़ी होकर के वो शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देंगी और सुबह उगते सूर्य को अर्घ देंगी। खबर देवरिया से, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का पर्व शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर श्रुति शर्मा ने शहर के प्रमुख छठ घाट परमार्थी पोखरे का निरीक्षण किया और उन्होंने घाटों की साफ सफाई को भी देखा। और चित्रकूट जिले के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मुंबई के एक व्यापारी के यहां काम करने वाले कर्मचारी को लाखों की नकदी के साथ ट्रेन से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान किशोर मिस्त्री पुत्र हरिपदो निवासी ग्राम गोपालपुर जिला पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 80,01,500 रुपये बरामद किए। जानकारी के मुताबिक किशोर महाराष्ट्र के एक सोने के व्यापारी के यहाँ पिछले 30 सालों से गोल्ड डिजाइनिंग का काम करता था, लेकिन 23 अक्टूबर को वह व्यापारी से गोल्ड लेने के बहाने 1 करोड़ रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मानिकपुर टीम द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन की सघन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नोटों से भरे बैग के साथ जो है मिला, जिससे सघन पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि थाने में से वह पैसा जो है लेकर आ रहा है। इस संबंध में थाना मुंबई पुलिस से जो है वार्ता की गई। वार्ता के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि उस संबंध में जो है इस व्यक्ति के विरुद्ध थाने पर जो है अभियोग पंजीकृत है।
और खबर बुलंदशहर से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति राष्ट्रीय कार्यालय ने पैदल गन्ना रैली जिलाधिकारी कार्यालय बुलंदशहर पहुंची, जहां गन्ना समर्थन मूल्य 500 रुपये कुंतल कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत है और उसके बावजूद भी पूर्व में भी कोई गन्ना समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और आज उत्तर प्रदेश का किसान मुख्यमंत्री से दिवाली का तोहफा मांग रहा है। मुख्यमंत्री गन्ना का समर्थन मूल्य 500 रुपये कुंटल कराकर उत्तर प्रदेश के किसानों को आशीर्वाद दें। हम तो हाथ जोड़ के माननीय डीएम साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा पत्र भिजवा दीजिए, क्योंकि हमारे इस देश में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत है और उस मजबूत होने के बाद भी हरियाणा में जैसे प्रदेश में हर बार गन्ने का रेट बढ़ रहा है, या कई सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। क्या हमारी सरकार किसी से कमजोर है? क्या हमारे सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री सबसे मजबूत हैं और हमें विश्वास है, उम्मीद है। और जनपद कासगंज की पुलिस ने 2 शादिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 2310 रुपये नकद बरामद किए हैं। बता दें कि बीती 9 अक्टूबर को कासगंज जिले के थाना ढोलना क्षेत्र के तैयबपुर कमालपुर गांव के निवासी राजेश कुमार ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिम पोर्ट कराकर उनके खाते से लगभग 2,50,000 रुपये निकाल लिए। इस सूचना के आधार पर साइबर थाना कासगंज से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजेश कुमार निवासी थाना ढोलना कासगंज के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनका सिम पोर्ट करा के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। सूचना के क्रम में साइबर थाना में 20/25 संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आज दिनांक 27/10/25 को साइबर टीम कासगंज के द्वारा सीओ साइबर क्राइम के नेतृत्व में इसका सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त संदेश यादव और अवनीश यादव दोनों को गिरफ्तार किया है। और खबर एटा है जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने एटा में प्रेस वार्ता कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुरू किए जा रहे अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर विकसित भारत पदयात्रा अभियान की शुरुआत की जा रही, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति की भावना को प्रबल करना है। देखिए, प्रेस वार्ता जो है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जिले स्तर पे और सभी विधानसभाओं के स्तर पे पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक ये पदयात्राएं सभी पूरी संपन्न हो जाएंगी। ये पदयात्रा 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की होगी। हमारा जो मेन फोकस रहेगा, युवाओं को जागरूक करना है, देश के बारे में बताना है, सरदार पटेल जी के योगदान के बारे में विभिन्न जो भी उन्होंने हमारे देश में देश को एक करने के लिए अपने योगदान दिए, उन सभी के संबंध में हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को जानकारी देना है। इसका एक राष्ट्रीय पदयात्रा भी आयोजित की जाएगी। और डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार सानी ने रेंज के चारों जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस कप्तानों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रेंज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है और बैठक में अपराध नियंत्रण, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण पर गहन चर्चा हुई। खबर बरेली से, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने रामगंगा चौबारी मेला स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य शिविर, पशु शिविर और अन्य आवश्यक सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की।
संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुविधा हेतु सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं, ये निर्देश दिए। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।